What are the most abundant organelles of cell? What is ribosome and what are the function of ribosome? What is the factory of protein synthesis and what is biosynthetic machinery of cell? How ribosome resemble with viruses and many more concepts that are actually related with ribosome. So आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको एक क्रिस्टल क्लियर कंसेप्ट देने जा रहा हूं और आज का जो कंसेप्ट है वो उन ऑर्गेनेली से रिलेटेड है दैट आर एक्चुअली रेफर्ड एज biosynthetic machinery of cell. It is also called biosynthetic machinery of life. और ये जो ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे राइबोसोम, ये हर सेल में मौजूद होते हैं. These organelles are present in all cell, either they are prokaryotic or either eukaryotic. ये वाइड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि आपको तमाम सेल में मिलेंगे. यहां पर अगर हम इस टाइटल स्लाइड में देखें तो आप इस यहां पर देख सकते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर ये छोटे छोटे आपको दाने नजर आ रहे हैं. ये लिटिल ग्रेन्यूल्स आर एक्चुअली राइबोसोमल ग्रेन्यूल्स एंड दीज आर राइबोसोम्स. और कुछ ग्रेन्यूल आपको यहां पर इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर भी मिल रहे होंगे. ये जो ग्रेन्यूल साइटोप्लाज्म के अंदर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं, इन ग्रेन्यूल्स को हम कह रहे होते हैं राइबोसोम्स. सो हम डिफाइन करते हैं राइबोसोम. व्हाट आर राइबोसोम? सो टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर, बहुत ही माइन्यूट होते हैं, स्मॉल इन साइज होते हैं. इनको हम नॉन मेम्ब्रेनियस ऑर्गेनेल्स भी कह रहे होते हैं. इनको हम इंक्लूजन की लिस्ट में भी रख रहे होते हैं. सो टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस. मस्ट रिमेंबर दैट ऐसी छोटी छोटी स्ट्रक्चर और भी बहुत सी हैं, जैसे पेरोक्सिसोम है, ग्लाइकोसोम है, लाइसोसोम है. इसी तरह से वर्ड राइबोसोम भी आता है. लेकिन ये जो टाइनी ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर हैं, अगर ये विदाउट मेम्ब्रेन है और इनका काम सिर्फ किससे है? प्रोटीन सिंथेसिस है, तो इसको हम कहते हैं राइबोसोम. राइबोसोम आर जस्ट अ पार्टिकल इनसाइड सेल. ठीक है, सेल के अंदर कुछ जर्रात होते हैं. जैसे इस डायग्राम के अंदर भी आप देख सकते हैं कि ये जो छोटे छोटे आपको ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं चमकते हुए, दीज टाइनी ग्रेन्यूल्स आर कॉल्ड राइबोसोम. ये साइटोप्लाज्म में भी आपको मिल रही हैं और साथ ही यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर आर के ऊपर भी उसकी सरफेस को भी रफ बना रहे होते हैं. नेक्स्ट, यहां पर आप इस डायग्राम को ज्यादा क्लैरिफाई, आप एक बड़ी अच्छी डायग्राम है आपके सामने. ये सेंटर में आपको नजर आ रहा है न्यूक्लियस. ये सेंटर में क्या आ रहा है आपको? न्यूक्लियस. ये न्यूक्लियर की डबल मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं. न्यूक्लियर इन्वेलप के अंदर होते हैं पोर, छोटे छोटे सुराख की ओपनिंग होती है. तो दिस माइन्यूट ओपनिंग इनसाइड न्यूक्लियर इन्वेलप आर कॉल्ड न्यूक्लियर पोर. एक्चुअली दीज राइबोसोम, ये जो छोटे छोटे आपको दाने नजर आ रहे हैं, दीज आर ग्रेन्यूल दैट आर अटैच एक्चुअली विद दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ये उसके चैनल्स हैं, ये उसकी ट्यूब्यूल्स हैं. तो ये आर के साथ ये जो राइबोसोम अटैच हैं, या फ्री राइबोसोम जो साइटोप्लाज्म में मौजूद होते हैं, एक्चुअली बनते यहां पर हैं. ऑल राइबोसोम आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड विद इन द न्यूक्लियोलस. न्यूक्लियस ऑफ न्यूक्लियस के अंदर बनते हैं, यानी न्यूक्लियस के न्यूक्लियोलस में. तो सो बायोसिंथेटिक मशीनरी राइबोसोम है एंड फैक्ट्री ऑफ बायोसिंथेटिक मशीनरी इज एक्चुअली न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियोलस के अंदर बनकर ये इन पोर के रास्ते से बाहर आ जाते हैं. छोटे छोटे पोर जो नजर आ रहे हैं, इन पोर के रास्ते बाहर आते हैं. तो या ये अटैच हो जाते हैं किसके साथ? आर के साथ, या फिर ये फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म होते हैं. तो ये जितने भी आपको टाइनी ग्रेन्यूल्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, अगर ये टाइनी ग्रेन्यूल विदाउट मेम्ब्रेन है और इनका काम प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो इनको हम राइबोसोम कह रहे होते हैं. डिस्कवरी, इन साइंटिस्ट को आप बड़े गौर से देख लें. ये वो साइंटिस्ट हैं जिसने एक्चुअली बायोसिंथेटिक मशीनरी को डिस्कवर किया था. तो इन साइंटिस्ट का नाम है पैलेट और डिस्कवर्ड बाय पैलेट इन 1955. इस साइंटिस्ट ने राइबोसोम को डिस्कवर किया था. लोकेशन वेयर यू कैन फाइंड राइबोसोम.
Must remember that ribosome are granular non-membranous organelles present in all cell irrespective of prokaryotic, eukaryotic, plant or animal. इसलिए जब भी conceptual question आ जाए which organelles are present in all cell, which organelles are present in all cell, तो उसका आंसर सिर्फ और सिर्फ राइबोसोम होगा। आंखें बंद करके आप राइबोसोम को करेक्ट कर लेना, क्योंकि ये वाहिद ऑर्गेनेलिज है जो तमाम सेल में मौजूद है, इसमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक और प्लांट, एनिमल हर सेल में मौजूद होता है। क्यों हर सेल में मौजूद है? बिकॉज सेल, द बेसिक यूनिट ऑफ सेल इज एक्चुअली प्रोटीन। बेसिक यूनिट ऑफ cell is actually protein. Structural and functional unit of cell are actually proteins, and these protein are actually synthesized by ribosome. इसलिए अगर राइबोसोम नहीं है तो सेल नहीं है, जिंदगी नहीं है, इसलिए इनको कहते हैं बायोसिंथेटिक मशीनरी। ये फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म होते हैं सेल के अंदर। अगर हम लोकेशन देखें तो फिर हमें साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे ही दाने, जैसे आप कमरे के अंदर दाने बिछा दें तो ऐसे फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म होते हैं। या फिर ये अटैच फॉर्म में होते हैं आर के साथ, या फिर तीसरी इनकी फॉर्म होती है अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये कहां पर होते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल में। तो राइबोसोम अटैच विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी बैक्टीरिया में चूंकि आर नहीं होता, उसके राइबोसोम जिन्होंने एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन बनानी है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ अटैच होंगे। लेकिन वो अगर अटैच हैं ये किसके साथ? सिस्टर्नल मेम्ब्रेन के साथ, आर के साथ, तो ये फिर किस में मिलेंगे? ओनली इन यूकैरियोट, और डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म ऑल सेल में। तो फ्रीली डिस्पर्स साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट कंसेप्ट है, बड़े गौर से सुनना, एमसीक्यूज बन जाते हैं इससे। फ्रीली डिस्पर्स साइटोप्लाज्म आर प्रेजेंट इन ऑल सेल, चाहे प्रोकैरियोट है चाहे यूकैरियोट में, तो तमाम सेल में फ्रीली डिस्पर्स इन साइटोप्लाज्म राइबोसोम मौजूद होते हैं। लेकिन अगर ये अटैच राइबोसोम विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन है तो दे आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल ओनली, और अटैच विद आर है तो दे आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल ओनली। सो राइबोसोम अटैच विद आर आर फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल, चूंकि आर ओनली यूकैरियोटिक सेल में है। तो चूंकि प्रोकैरियोट में आर की मेम्ब्रेन नहीं है, लिहाजा वहां पर ये काम कौन कर रहा है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कंपोजिशन, यूकैरियोटिक कंपोजिशन में किस चीज से मिलकर बने हुए हैं? तो राइबोसोम याद रखना कि इनमें दो तरह की चीजें पाई जाती हैं। एक इसमें आरएनए होता है, उस आरएनए को हमने पढ़ा था राइबोसोमल आरएनए, चैप्टर नंबर 2 में टाइप्स ऑफ आरएनए की वीडियो डिटेल में देख लें। और इसी तरह से एक इसमें प्रोटीन होती है जिनको हम कहते हैं राइबोप्रोटीन। वो प्रोटीन जो राइबोसोम बनाती है उनको क्या कहेंगे? राइबोप्रोटीन। दोस्तों यूकैरियोट के अंदर राइबोसोमल आरएनए भी 50% होता है, प्रोटीन भी कितनी होती है? 50%। तो यूकैरियोट में इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन पाए जाते हैं, जबकि प्रोकैरियोट में परसेंटेज थोड़ी सी डिफरेंट होती है, 60-40 रेशो होती है। तो चूंकि राइबोसोम के अंदर राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए को क्या कहेंगे? राइबोन्यूक्लिक एसिड, और फिर क्या होती है? प्रोटीन, तो इसलिए इनको कहते हैं राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। गौर करना, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल क्यों कह रहे हैं? इनमें राइबोन्यूक्लियो मीन राइबोन्यूक्लिक एसिड है, यानी आरएनए है, और प्लस क्या है? प्रोटीन है। सो ऑल राइबोसोम मस्ट कंसिस्ट ऑफ आरएनए प्लस प्रोटीन, सो दे आर कॉल्ड राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। कुछ देर के लिए अगर आप वापस चले जाएं एसेलुलर लाइफ वायरसेस पर, तो वायरस के पास भी दो चीजें मस्ट होती हैं, एक न्यूक्लिक एसिड और दूसरा प्रोटीन। न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन। सो वायरसेस भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल होते हैं। वायरसेस भी क्या होते हैं? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। और राइबोसोम भी क्या है? न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल। सो केमिकल कंपोजिशन ऑफ वायरसेस मोस्ट क्लोजली रिजेंबल विद व्हिच ऑर्गेनेल इज? राइबोसोम। और कौन से ऐसे वायरसेस हैं जो केमिकल कंपोजिशन में एक जैसी केमिकल कंपोजिशन है, जो मोस्ट क्लोजली रिजेंबल कर रहे हैं विद राइबोसोम? तो वो आरएनए वायरसेस ज्यादा रिजेंबल कर रहे हैं क्योंकि उनका न्यूक्लिक एसिड आरएनए होता है। एनीहाउ, सो ये हमारे पास राइबोसोम, इनमें इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए भी होती है और प्रोटीन भी होती है। सो नेक्स्ट यहां पर एक क्विज आ रहा है, डज राइबोसोम
एनी रिजेंबलेंस विद वायरसेस? तो मैंने पहले बता दिया, चूंकि राइबोसोम का भी केमिकल कंपोजिशन वायरसेस जैसी होती है, दे आल्सो कंसिस्ट ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन, सो दे रिजेंबल विद वायरसेस। सिंथेसिस, कहां सिंथेसाइज होते हैं राइबोसोम, किस जगह पर पैदा हो रहे हैं? तो ये वो ऑर्गेनेल्स हैं जो कि न्यूक्लियोलाई के अंदर सिंथेसाइज होते हैं। स्टार्ट ऑफ लेक्चर मैंने बता दिया था कि न्यूक्लियस के भी सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है, सेल के सेंटर को न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के सेंटर में भी न्यूक्लियस एक होता है, एक नॉन मेम्ब्रेनियस एक डार्कली स्टैंड बॉडी होती है जिसको न्यूक्लियोलस कहते हैं। इस न्यूक्लियोलस के पास होता है राइबोसोमल डीएनए, इससे वो ट्रांसक्रिप्शन के जरिए बनाता है राइबोसोमल आरएनए, और फिर राइबोसोमल आरएनए वापस बाहर आ जाती हैं। ये राइबोसोमल आरएनए वापस बाहर, इनका मैसेज आता है बिल्कुल जो नॉर्मल जो राइबोसोमल डीएनए से एक मैसेज आता है वापस किसको, प्रोटीन को। प्रोटीन इनकी सिंथेसाइज होती है साइटोप्लाज्म में, प्रोटीन वापस अंदर जाती है। देखें इनका मैसेज कहां है, न्यूक्लियस के अंदर, और न्यूक्लियस से मैसेज किसको मिला, वापस साइटोप्लाज्म को, और साइटोप्लाज्म ने प्रोटीन बनाकर वापस किसको भेजी, न्यूक्लियोलस को। वो उन प्रोटीन को प्रोसेस करके उसको जोड़ता है राइबोसोमल आरएनए के साथ, तो प्रोटीन तो क्या बन जाते हैं, राइबोसोमल प्रिकर्सर बन जाते हैं। तो सो ऑल दीज राइबोसोम आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड विद इन न्यूक्लियोलस। सो व्हाट इज द फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्री न्यूक्लियोलस, चूंकि वो फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन क्या है, राइबोसोम है, और वो फैक्ट्री ऑफ राइबोसोम क्या है, वो न्यूक्लियोलस है। सो न्यूक्लियोलस इज एक्चुअली फैक्ट्री ऑफ फैक्ट्रीज। सो फॉर्म ऑफ राइबोसोम, मस्ट रिमेंबर दैट के राइबोसोम को कुछ देर के लिए अगर हम एज्यूम कर लें मूंगफली के दाने जैसा है, मूंगफली के दाने जैसे हैं। अब मूंगफली को दाने को खाते हैं तो आप देखें ना उसके दो हिस्से होते हैं, एक ऊपर और एक नीचे, दोनों जुदा भी हो जाते हैं। इनके ऊपर एक बारीक सी झिल्ली चढ़ी होती है, ठीक है, जिसको हम टैगमन कह रहे होते हैं। तो जैसे एक दाना जो होता है, छोटा दाना, मूंगफली का पूरा दाना, वो एक राइबोसोमल पार्टिकल बनाता है। कुछ दाने छोटे होते हैं और कुछ दाने बड़े होते हैं, लिहाजा यहां पर राइबोसोम प्रोकैरियोट और यूकैरियोट डिफर कर जाते हैं। जो प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होती हैं, चूंकि राइबोसोम क्या होते हैं, दीज आर पार्टिकल, जर्रात होते हैं, ये दाने हैं, ग्रेन्युलर स्ट्रक्चर हैं। तो जो स्मॉलर इन साइज होती हैं उनको स्मॉलर पार्टिकल कहते हैं, दैट आर एक्चुअली 70s पार्टिकल। एस मीन स्वेटबर्ग, इसको डिटेल में बाद में डिस्कस करूंगा। सेंट्रीफ्यूगेशन का एक यूनिट है जो डेंसिटी डिपेंडेंट है। सॉरी। सो राइबोसोम जो प्रोकैरियोट की हैं वो स्मॉलर इन साइज होती है, इसलिए इनको कहते हैं स्मॉलर पार्टिकल ऑफ राइबोसोम। मैं यूनिट की बात नहीं कर रहा हूं, स्मॉलर सब यूनिट की वो और चीज है। तो इन जनरल राइबोसोम अपनी दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं, राइबोसोम दो फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि राइबोसोम क्या है, पार्टिकल, कुछ दाने छोटे होते हैं इनको कहते हैं स्मॉलर पार्टिकल, कुछ दाने छोटे होंगे उनको क्या कहेंगे, स्मॉलर पार्टिकल, और कुछ दाने बड़े होंगे उनको क्या कहेंगे, लार्जर पार्टिकल। उनको क्या कहेंगे, लार्जर पार्टिकल्स। जो स्मॉलर पार्टिकल होते हैं हमेशा प्रोकैरियोट के होते हैं, उनको 70s कहते हैं, जैसे आपके ये सामने शो किया हुआ। दोनों की तकरीबन जो स्ट्रक्चर एक जैसी होती है, साइज का डिफरेंस होता है। तो दूसरी सूरत में जो लार्जर होते हैं वो क्या होते हैं, 80s पार्टिकल दैट आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। सो स्मॉलर पार्टिकल ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, लार्जर पार्टिकल आर फाउंड इन यूकैरियोटिक सेल। तो ये आप देख सकते हैं दोनों के पार्टिकल एक जैसे, सिर्फ साइज का फर्क है, इसका साइज छोटा है और इसका साइज थोड़ा क्या है, बड़ा है। चूंकि ये 70 स्वेटबर्ग यूनिट पर सेंट्रीफ्यूज हो रहा होता है इसलिए इसको 70s पार्टिकल कहते हैं, और ये 80 पर होता है इसलिए इसको कहते हैं 80s पार्टिकल। अब एक मूंगफली का दाना छोटा है तो वो प्रोकैरियोट में मौजूद है, और एक बड़ा है वो यूकैरियोट में मौजूद है। उस पूरे ग्रेन्यूल को क्या कह रहे होते हैं, दैट ग्रेन्यूल इज एक्चुअली कॉल्ड एज राइबोसोम। तो स्मॉलर पार्टिकल प्रोकैरियोट में, और यही 70s आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिलेंगी, क्लोरोप्लास्ट में, इन सब में 70s पार्टिकल प्रेजेंट है। ये एमसीक्यू आ सकता है, 70s राइबोसोम आर फाउंड इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग, बैक्टीरिया आंसर होगी, तमाम प्रोकैरियोट में, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ऑल ऑफ दिस में होगा। और जो लार्जर पार्टिकल है वो तमाम सिर्फ यूकैरियोटिक जो सेल में मौजूद होते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट याद रखना। यहां पर माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट को हम डिस्कस नहीं कर रहे होते हैं, वो बजाते खुद एक बैक्टीरिया थे अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोट थ्योरी। अब सब यूनिट की बात करें, मैं किसी एक को ले लेता हूं। मूंगफली का दाना है, वो छोटा है या बड़ा है, वो प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है।
बेटा जब उस दाने को आप तोड़ते हैं तो वो एक्चुअली देखें मूंगफली का 2 पीसेस में टूट जाता है, लोबिया की दाल या जो भी है, तो ये छोटे छोटे 2 पीस, 1-2 पीस में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो स्मॉलर पार्टिकल ऑफ राइबोसोम है, इट इज फर्दर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल यूनिट कॉल्ड सब यूनिट। तो यूनिट के अंदर जो पार्टिकल के छोटे यूनिट हैं उनको क्या कहेंगे? सब यूनिट। सो इस सब यूनिट में भी एक छोटा होता है और एक बड़ा। मूंगफली के जो एक दाने के दोनों पीस एक जैसे होते हैं, एक साइज के होते हैं, लेकिन मैं अगर कहूं एक साइज छोटा है तो एक बड़ा, तो एक छोटे वाले को स्मॉलर सब यूनिट और बड़े वाले को क्या कहते हैं? लार्जर सब यूनिट। जैसे आप देखेंगे कि हमारे पास ये है स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम को अगर हम तोड़ें, एक राइबोसोम को तोड़ें, चाहे वो 70S प्रोकैरियोट का है, चाहे वो 80S यूकैरियोट का है, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, एक राइबोसोम के यूनिट को, चाहे वो स्मॉलर पार्टिकल है किसका? प्रोकैरियोट का, चाहे वो लार्जर पार्टिकल है किसका? यूकैरियोट का, उस दाने को तोड़ें तो वो छोटे यूनिट पर मुश्तमिल होता है। उन यूनिट को हम सब यूनिट कहते हैं। उन सब यूनिट में एक सब यूनिट छोटा होता है जिसको हम कहते हैं स्मॉलर सब यूनिट। तो प्रोकैरियोट में स्मॉलर सब यूनिट 30S वाला होता है और यूकैरियोट में 80S वाला होता है। क्लियर? तो हर राइबोसोम, चाहे वो प्रोकैरियोट का चाहे यूकैरियोट का, उसके 2 पार्ट होते हैं। उन पार्ट को हम सब यूनिट कह रहे हैं, छोटे पार्ट को हम स्मॉलर सब यूनिट। चूंकि जब उसको हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो वो आपको 30 स्वेटबर्ग यूनिट पर सेंट्रीफ्यूज होगा और यूकैरियोट वाला किस पर होगा? 40S पर। नेक्स्ट एक होता है लार्जर सब यूनिट, वो उसके ऊपर फिट हो जाता है। तो देखें कि वो क्या होता है? 50S प्रोकैरियोट में और 60S यूकैरियोट में। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लड़ाएं तो बेसिक डिफरेंस किसका आ रहा है? 10 का आ रहा है। स्मॉलर राइबोसोम या स्मॉलर पार्टिकल ऑफ राइबोसोम आर फाउंड इन प्रोकैरियोट, वो क्या होते हैं? 70S। लार्जर आर फाउंड इन पार्टिकल आर फाउंड इन यूकैरियोट, वो क्या होते हैं? 80S। 10 का फर्क आ गया। चाहे वो 70S है चाहे 80S, उसका स्मॉलर सब यूनिट क्या होगा? प्रोकैरियोट में वो 30 है तो 10 का फर्क क्या है? यूकैरियोट में 10 ज्यादा ही होगा, एडवांस सेल है। लार्जर सब यूनिट क्या है? अगर प्रोकैरियोट में वो 50S है और यूकैरियोट में क्या होगा? वो 60S हो जाएगा। ये देख लेना। अब बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं, जब ये दोनों गट्ठे मिलते हैं तो 50 + 30 तो 80 आना चाहिए था और ये 60 + 40 तो 80 आना चाहिए। तो इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे देता हूं, चूंकि ये एस स्वेटबर्ग यूनिट है, ये एक्चुअली डेंसिटी डिपेंडेंट फैक्टर है। ये एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं है कि आप मैस को जमा कर लें। मैस तो एग्जैक्ट जमा हो जाएगा। से फॉर एग्जांपल मेरा ये हाथ, इसका वॉल्यूम कितना है? 30 है। इस ऊपर वाले हाथ का वॉल्यूम क्या है? ये 30 है। इसका हाथ का वॉल्यूम क्या? 50 है। जब इनको मैं आपस में जोड़ूंगा तो दरमियान में स्पेस आ जाती है। देखें ना, यहां पर छोटी सी स्पेस आपको नजर आ रही है, क्योंकि एग्जैक्ट एक दूसरे को फिट नहीं हो रही है। सेंटर में देखें ना व्हाइट, ये स्पेस है। तो स्पेस की वजह से उनका वॉल्यूम एग्जैक्ट डबल आने के बजाय थोड़ा बढ़ जाता है। तो डेंसिटी इज एक्चुअली इक्वल टू मास पर वॉल्यूम। मास तो डबल एग्जैक्ट होगा, अगर हम 50 + 30 करेंगे तो वो 80 ही बनेगा, लेकिन वॉल्यूम एग्जैक्टली चूंकि वो 50 + 30 80 नहीं बन रहा, बल्कि वो 80 से भी ज्यादा हो गया। 80 से भी ज्यादा हो गया। कितने 80 से? जो 50 + 30 80 से भी ज्यादा यूनिट हो गया। तो जब वो थोड़ा सा वॉल्यूम नॉर्मल से ज्यादा हाई हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? लो। तो लिहाजा उसको 50 + 30 डेंसिटी 80 रहने के बजाय रिड्यूस होकर कितनी हो जाएगी? 70 के करीब आ जाएगी, यानी 70 स्वेटबर्ग आ जाएगी। तो इसलिए वैल्यू एग्जैक्ट, चूंकि दोनों जब राइबोसोम इन कॉम्बिनेशन आते हैं तो when these both subunit are in attachment, this attachment is actually controlled by magnesium ion। और ये जो अटैचमेंट होती है, बिकॉज ऑफ दिस अटैचमेंट छोटी सी स्पेस रह जाती है जिससे वॉल्यूम बढ़ जाता है। वॉल्यूम के बढ़ने से डेंसिटी कम हो जाती है, लिहाजा एग्जैक्ट वैल्यू स्वेटबर्ग की 80S पर आने के बजाय डेंसिटी कम हो जाएगी। वॉल्यूम बढ़ा है, डेंसिटी कम हो जाएगी, तो वो 80 के बजाय 70 पर आ जाती है। यही कंसेप्ट इधर भी यूज होता है। अब एक और चीज याद रखना, यू कैन फाइंड दीज टू राइबोसोम अटैच विद ईच अदर ओनली ड्यूरिंग प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। आई विल लिंक इट विद सेंट्रल डॉगमा ऑफ मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स ट्रांसलेशन के साथ। तो कौन सा ट्रांसलेशन का फेज है जिसमें आपको दोनों राइबोसोम इन अटैचमेंट मिलेंगी? वो है इलांगेशन फेज में। तो बोथ सब यूनिट ऑफ राइबोसोम become attached with each other during elongation phase of protein synthesis,
सो वी कैन फाइंड बोथ सब यूनिट टुगेदर, यानी 70s और 80s अगर आपने तलाश करने तो जब सेल प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होगा तो उसी में आपको मिल सकते हैं। जब प्रोटीन सिंथेसिस हो जाती है तो टर्मिनेशन में ये दोनों क्या हो जाते हैं, इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स ब्रेक हो जाता है, दोनों सब यूनिट क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। सो बोथ सब यूनिट कंबाइन विद ईच अदर ड्यूरिंग इलोंगेशन फेज ऑफ ट्रांसलेशन एंड दे एक्चुअली डिसोसिएट ड्यूरिंग दैट टर्मिनेशन फेज। तो ये पॉइंट याद रखना, इनकी एसोसिएशन को कौन कंट्रोल करता है, मैग्नीशियम। ये चीज एमसीक्यूज में आ सकती है। फंक्शन पहले बता दिया कि प्रोटीन सिंथेसिस एक्चुअली इनका फंक्शन है, वो कैसे होती है इसकी डिटेल लेक्चर मैंने टाइप्स ऑफ आरएनए में एक्सप्लेन किया हुआ है। ये एक्चुअली लार्जर सब यूनिट है, ये स्मॉलर सब यूनिट है। मैसेंजर आरएनए मैसेज ला रहा है, ट्रांसफर आरएनए इस मैसेज को रीड करके इसके मुताबिक अमाइनो एसिड ला रहा है, अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते जा रहे हैं और प्रोटीन बन रही है। तो देयर फंक्शन इज एक्चुअली प्रोटीन सिंथेसिस। अब सवाल यह है कि अगर आपने एक ही पेज की 1000 कॉपियां करवानी है तो क्या करेंगे आप? अब बार बार तो नहीं आप करेंगे कि हर बार हम इसको क्या करें कि एक कॉपी करवाएं, फिर पेज निकालें, फिर दूसरी कॉपी, फिर तीसरी। तो क्या होगा, आप एक ही पेज रखेंगे और कमांड दे देंगे कि इसकी 80 कॉपी बनाए, चूंकि आइडेंटिकल कॉपीज बनानी है। इसलिए यूकैरियोट में से फॉर एग्जांपल आप हीमोग्लोबिन की बात करते हैं, हीमोग्लोबिन के मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल हैं, हर मॉलिक्यूल में अल्फा चेन कितनी है, 2 चेन है। अब जितने भी मिलियंस मॉलिक्यूल हैं हीमोग्लोबिन के, सब की अल्फा चेन के लिए मैसेंजर आरएनए तो एक ही होगा ना, सिंगल मैसेंजर आरएनए, मैसेज तो एक ही होगा ना। इसलिए मैसेंजर आरएनए हमेशा सिंगल होगा, लेकिन चूंकि हमने उससे अल्फा चेन कितनी बनानी है, मिलियंस बनानी है, तो ये काम हमें जल्दी भी चाहिए, चूंकि हमने पूरे सेल साइकिल जो कंप्लीट करना है, प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, वो 24 आवर है आपके पास। तो 24 आवर में ये सारा काम करना, मिलियंस ऑफ हीमोग्लोबिन आप बनाने जा रहे हैं। तो ये जो हीमोग्लोबिन आपने बनाना है, तो फिर हम मैसेंजर आरएनए एक ही यूज करेंगे, एक मैसेंजर आरएनए की मिलियंस कॉपी करेंगे, क्योंकि उसी से सारी अल्फा चेन, ये सारी जो प्रोटीन चेन बनेगी वो क्या होंगी, अल्फा चेन ही होंगी, क्योंकि मैसेज एक है। तो जब तक मैसेज एक है तो उसकी कॉपी सारी आइडेंटिकल होंगी। तो सिंगल मैसेंजर आरएनए ऑलवेज प्रोड्यूस आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पॉलीपेप्टाइड। इसलिए जब आपको मैनी आइडेंटिकल कॉपी ऑफ पॉलीपेप्टाइड चाहिए होती हैं, तो फिर क्या होता है, काम को जल्दी करने के लिए, जैसे आपने एक सड़क बहुत लंबी बनानी है, तो आप क्या करते हैं, मजदूर बहुत ज्यादा रख लेते हैं। आधे सेगमेंट में आधे मजदूर काम करेंगे, अगले सेगमेंट में दूसरे मजदूर काम करेंगे, तीसरे, तो वो ताकि जल्दी बन सके, शबाज शरीफ स्पीड पर आप काम कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा, ये राइबोसोम आपको एक से ज्यादा लगाने पड़ेंगे, चूंकि एक्चुअली मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाने किसने, राइबोसोम ने। एक राइबोसोम एक वक्त में एक ही प्रोटीन बना सकती है, हमें मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज चाहिए। तो फिर इसलिए राइबोसोम मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनेलिज रखे जाते हैं, क्योंकि आपको सबसे ज्यादा प्रोटीन बनानी पड़ती है। प्रोटीन आर द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। सो मेनी राइबोसोम, आप देखें, एक राइबोसोम, दूसरी राइबोसोम, तीसरी राइबोसोम, फोर्थ, फिफ्थ, मेनी राइबोसोम। मेनी के लिए वर्ड यूज होता है पॉली, जोम मीन राइबोसोम। जब मेनी राइबोसोम सिंगल मैसेंजर आरएनए के साथ अटैच हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम। दिस पॉलीजोम इज फॉर्म व्हेन वी रिक्वायर मिलियंस या मेनी आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड। सो ये मोस्टली यूकैरियोटिक करैक्टर होता है पॉलीजोम का बनना। प्रोकैरियोट में भी बन जाता है, कोई ऐसी लिमिट नहीं है, क्योंकि यूकैरियोट में प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा हो रही होती है। सो व्हाट इज पॉलीजोम? पॉलीजोम में क्या चीज है, सिंगल मैसेंजर आरएनए। ये याद रखना, एमसीक्यू में आता है, सिंगल मैसेंजर आरएनए। पॉली मेन मेनी, यहां पर मेनी मैसेंजर आरएनए नहीं है, मेनी क्या है, पॉलीजोम इन पॉली राइबोसोम। वो टर्म खुद बता रही है कि पॉली राइबोसोम में मेनी राइबोसोम। तो सो मेनी राइबोसोम अटैच विद सिंगल मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम। दिस पॉलीजोम क्यों बनेगी, व्हेन वी रिक्वायर आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड। तो एक से ज्यादा राइबोसोम एक ही मैसेंजर आरएनए को कॉपी कर रही होती है बैक वक्त। तो मेनी आइडेंटिकल कॉपीज आर सिंथेसाइज्ड। ये देखें, एक कॉपी, दूसरी कॉपी, तीसरी, सारी आइडेंटिकल कॉपीज बन रही हैं। तो जैसे जैसे राइबोसोम जो इधर आ रहा है ना, चूंकि डायरेक्शन इसकी ये है, राइबोसोम मूवमेंट 5 प्राइम टू 3 प्राइम, तो यहां पर न्यूएस्ट यंगेस्ट वन राइबोसोम यहां पर लगा होगा, ये आगे ट्रांसलेट करता जाएगा, फिर एक और लग जाएगा, आगे चलता जाएगा, आगे चलता, ऐसे काम चलता जाए। तो दिस इज व्हाट अबाउट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट राइबोसोम।
So why ribosome are most abundant organelles? Because they are involved in synthesis of protein, and protein are very important because they are structural and functional unit of life. उम्मीद करता हूं आपको आज का ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप से सिर्फ एक रिक्वेस्ट होती है कि दाद देने के लिए आप इस वीडियो को अपने कोलीग तक शेयर जरूर किया करें। मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बायोलॉजी प्लस कोर्स ऐड कर रहा हूं और इंशाल्लाह आपको हर तरह की जो पेपर में मैं गारंटी देता हूं कि इंशाल्लाह आप फेल नहीं होंगे। ये मेरा आपके साथ वादा है। और एक वादा आपका होगा कि फीडबैक आप जब भी दें तो सिंसियरिटी से दें। जो खामियां हैं वो भी बताएं, जो खूबियां हैं वो भी बताएं। जो क्वेश्चन आपको राइज होता है कमेंट सेक्शन में किया करें। जो वीडियो आपको चाहिए रिकॉर्ड करवानी तो मुझे दे दिया करें। अगर ज्यादा रिस्पांस आ रहा है, ज्यादा पार्टिसिपेंट किसी एक वीडियो पर इसरार कर रहे हैं, तो मैं वो वीडियो भी अपलोड कर दिया करूंगा। चैनल को अपने कोलीग्स तक शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे चलते चलते।